लेकिन बांटो और राज करो वाली राजनीति लाकर वो कभी किसी को सीबीआई ईडी से इधर खींच लेते हैं, कभी विधायक खींच लेते हैं, कभी कुछ खींच लेते हैं। सीबीआई ईडी का तो उनका कहना है कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई जाती है, वो तो सीबीआई जाती है, ईडी करती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? नहीं 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 नहीं, आदर्श घोटाले से शुरू कर लीजिए, येदियुरप्पा से शुरू कर लीजिए। अभी अभी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए हैं सब अनैतिक हैं, सब अविधिक हैं, सब गैर कानूनी हैं। नमस्कार, द दस्तक 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं सहारनपुर में हूं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता योगेश दहिया जी हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो चुनावी तैयारियां हैं ये कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इनका काम करने का तरीका कैसा है। सर, कैसे काम कर रहे हैं क्षेत्र में, चूँकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, पंजाब और दिल्ली को ले लीजिए, अब ये यूपी है, यूपी में ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की दाल अभी नहीं गल रही, इसमें क्या कहना आपका? नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। बहुत ठीक कहा आपने अखिलेश पाठक जी। आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे कम उम्र की पार्टी है। बिल्कुल। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर को, और उसके बाद सबसे तेजी से लोकतंत्र के इस मंदिर में और महापर्व में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली ये पार्टी है। दिल्ली में जब से आई है वहाँ की जनता की इतनी प्रिय है कि 3 बार विधानसभा और अब की बार जो है वहाँ पर हमने नगर निगम का चुनाव भी पूरी तरह से जीता है। पंजाब ने सबसे पहली बार इसमें 4 सांसद दिए थे और उसके बाद लगातार इस बार भी अब हमारे पास राज्यसभा के 7 सांसद हैं और 117 में से 92 सीटें हैं। अगर आप देश के अन्य भागों की भी बात करें तो गुजरात में हमें राष्ट्रीय पार्टी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 5 विधायक वहाँ पर हैं, 14% से ज़्यादा हमें वोट मिली है और 5 विधायक अभी वहाँ हैं। गोवा की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे 2 विधायक हैं। जहाँ तक मेरी तैयारी की बात कर रहे हैं, मैंने 2014 और 2019 का भी चुनाव लड़ा है और अब 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी को बैक टू बैक जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं दिल्ली में, उनके घर ईडी सीबीआई भेजना और यहाँ तक कि जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी के, वहाँ उनके घर पर ईडी बार बार समनिंग करना, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से खतरा लग रहा है? नहीं, देखिए, मेरे सबसे बुरी बात तो ये है कि इस तरह का काम एक लोकतंत्र में और एक स्वतंत्र देश में नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा है कि जिस तरह से खुला खेल जो है, वोटों की चोरी और वो सब आपने अभी देखा चंडीगढ़ के चुनाव में हुआ है, मेयर के चुनाव में, उससे तो बीजेपी की पूरी बौखलाहट और पूरी पोल खुल गई है। जहाँ तक सीबीआई और ईडी और इन सब की बातें हैं तो आम आदमी पार्टी ना तो इनसे डरने वाली है, ना दबने वाली है, ना थकने वाली है, ना बैठने वाली। उन्होंने जिस तरह से कोशिश की है अन्य पार्टियों में, खासकर आप देख लीजिए, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव था, चाहे असम में सरकार बनाने की बात थी, चाहे गोवा में सरकार बनाने की बात थी, कि कांग्रेस के 17 में से 14 विधायक खरीदे हैं। अभी अभी नीतीश जी का आपने खेल देखा है, तो इसको जनता बहुत अच्छे से देख रही है और जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ने तो आपने देखा हो। विचारधारा की बात करूंगा, जैसे पार्टी भी कहीं ना कहीं क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने के लिए कोशिश कर रही? नहीं, आप, मैंने तो बताया ना आपको कि चाहे वो गुजरात के दंगों से शुरू हुए थे, चाहे मेरे बराबर में मुजफ्फरनगर के दंगे थे, चाहे धर्म की राजनीति है, लोकतंत्र में इनका कहीं स्थान नहीं है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। किसका? इस नफरत का और इस धर्म की राजनीति का लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है। आप खुद जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, ठीक है जी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। धर्म तो उसमें कहीं था ही नहीं। धर्म तो हमारे धर्माचार्यों का काम था, हमारे बड़े उनका मंदिरों का, उन सब का काम था। तो राजनीति का तो काम केवल ये था कि टैक्स पेयर के पैसे से कैसे वो विकास करे, कैसे हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे, कैसे हमारे बुजुर्गों को एक अच्छी सुरक्षा दे, महिलाओं को सुरक्षा दे, देश को आगे ले जाए। लेकिन आप खुद जानते हैं कि देश पिछले 10 साल में 155 लाख करोड़ के तो कर्जे में डूब गया है। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 130 करोड़ में से 80 करोड़ जनता ऐसी है जो 5 किलो आपके राशन या अनाज के ऊपर जो है मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो आप कैसे विश्वगुरु बन जाएंगे, कैसे आप लोगों को करेंगे? बात उस पर यही आती है कि जो 5 किलो राशन की बात होती है, या इस देश में हम बेसिकली, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है, ऐसा है भी, कि वही जनता जो कहीं ना कहीं साथ तो रहती है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तो वो कहीं ना कहीं राम के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, या उसको ऐसा लगता है कि मुझे राशन मिल रहा है तो वो बदल जाती है। तो इससे कैसे निपटेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए, बहुत सीधा सा गणित है।
बीजेपी को 31% वोट मिलती है। हाँ। बीजेपी को 31%, 15% अब अगर आप मुस्लिम लगा ले जो गैर हिंदू है तो 46% हुआ। 46% के बाद 54% तो वो हिंदू है ना जो बीजेपी को वोट नहीं करता। बिल्कुल। 30% हिंदू वोट करता है और 54% नहीं करता। लेकिन बांटो और राज करो वाली राजनीति लाकर वो कभी किसी को सीबीआई ईडी से इधर खींच लेते हैं, कभी विधायक खींच लेते हैं, कभी कुछ खींच लेते हैं। सीबीआई ईडी का तो उनका कहना है कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई जाती है, वो तो सीबीआई जाती है, ईडी करती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? नहीं 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 नहीं, आदर्श घोटाले से शुरू कर लीजिए, येदियुरप्पा से शुरू कर लीजिए। अभी अभी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए हैं सब अनैतिक हैं, सब अविधिक हैं, सब गैर कानूनी हैं। क्या ईडी सीबीआई बीजेपी के मुख्यालय पे जाके वो 5,265 करोड़ वापस लेकर आएगी? क्या किसी पर सीबीआई की कार्रवाई होगी? नहीं होगी। मैं आपको यही बता रहा था, 20 वोट में से 8 वोट आप खत्म कर रहे हैं मेयर के चुनाव में। इसका मतलब 40% तो आपने जनता को दिखा दिया कि हम वोट इधर से इधर कर सकते हैं। खुला खेल था जो चंडीगढ़ में हुआ, आपके सामने था, और बैलेट पे किया है वो वो एक आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत। मैं आम आदमी की नहीं, लोकतंत्र की जीत है। इसी से पता चलता है कि ईवीएम का घोटाला कितना बड़ा घोटाला होगा, कितनी गंदी नीयत है गलत तरीके से राज करने की। और जनता इसको देख रही है कि किस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है, किस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, किस तरह से देश को बेचा जा रहा है। आज जवान से लेके, किसान से लेके, युवा से लेके, कारोबारी से लेके हर आदमी त्रस्त है। मैं सहारनपुर की बात करूंगा कि यहाँ पर लगभग 38-39% मुस्लिम हैं और ज़्यादा हैं, 40-42% मान लीजिए, और बाकी सारे हिंदू हैं। तो यहाँ पर क्या समीकरण है? चूँकि जैसे 2014 में था, 2 मुस्लिम लड़े थे, ठीक है, तो वहाँ पर जीत गई थी बीजेपी जीत गई थी। और 2019 में जब एक मुस्लिम को टिकट नहीं मिला तो यहाँ पर बसपा जीत गई। इस बार ये मुस्लिम फिर वही 2014 वाला माहौल फिर बन रहा है। मैं आपको फिर वहीं ले आऊँगा। दिल्ली में भी हर धर्म का आदमी रहता है, हर तरह का आदमी रहता है। 70 में से 67 सीट जब आम आदमी पार्टी जीतती है तो इसका मतलब ये है कि उस मॉडल को वो पसंद करते हैं जिसमें केवल 49 दिन अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। 67 सीट सब 67 आउट ऑफ 70। वो इसलिए था कि जो पहला 2013 का चुनाव था उसमें 49 डेज पर जब 49 दिन का जो मॉडल था उसको दिल्ली की जनता ने इतने अच्छे से सराहा था कि 70 में से 67 सीट दी। बीजेपी, जिसे आप चाहे कैसे ही कहें, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, मोदी जी के नाम पे या कहीं भी, वो सीट 31 से 3 पर आ गए थे। नहीं, वो दिल्ली वाला मॉडल यूपी में आने में कितना बिल्कुल समय? पंजाब ने कितनी देर में ले लिया, गुजरात ने कितनी देर में ले लिया। गुजरात ने 44,11,000 वोट दिए हैं। इसका मतलब जहां बीजेपी अपना सबसे बड़ा मजबूत गढ़ मानती है वहां भी 44,11,000 लोग तैयार खड़े थे अभी आपके पास 2 साल पहले। तो यूपी को कितनी देर लगेगी? क्या यहाँ के आदमी को विकास नहीं चाहिए? क्या यहाँ के आदमी को अपने बच्चों का अच्छा भविष्य नहीं चाहिए? क्या उन्हें सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं चाहिए? क्या उन्हें 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए? क्या उन्हें महिलाओं को सुरक्षा नहीं चाहिए? देश में सबसे कम महंगाई अगर करें, जहां देश का औसतन महंगाई 7.5% है, बीजेपी शासित प्रदेशों में ये 8% है और दिल्ली में ये 4% है। वहां का बजट प्रॉफिट में आ गया। पंजाब पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा था, वहां इसी साल 55,000 करोड़ के करीब वो डेबिट कम हुआ है। और हम ये मानते हैं कि जब अगली बार हम चुनाव में जाएंगे तो पंजाब में भी बिल्कुल कर्जा मुक्त होगा। तो यूपी के पास तो 6 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। तो ये सब चीजें आम जनता देखती है, जनता जनार्दन है। उन्होंने इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को दिखा दिया था कि अमेठी जैसी सीट भी हार गई थी कांग्रेस। नहीं, आम आदमी पार्टी भी तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का काम कर रही है जिस तरीके से। नहीं, हमने कब कहा कि हम हिंदू नहीं है? भाई, धर्म एक अलग चीज है, धर्म राजनीति से कैसे जोड़ेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि जो इसके स्तंभ हैं उन्हें मजबूत कीजिए। आप टैक्स पेयर
के कंसोलिडेटर हैं, कस्टोडियन हैं, आप टैक्स पेयर का हिसाब तो दीजिए कि उस पैसे का तो आप हिसाब नहीं दे रहे। देश को 205 लाख करोड़ के कर्जे में डुबो रहे हैं और बात करते हैं कि मंदिर पे चलेंगे, वो चलेंगे। कहाँ देश जाएगा? 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। जितने अभी एग्जाम हुए, अभी पुलिस की भर्ती हुई, क्या था? इससे पहले जो AR वगैरह की भर्ती हुई, RO की भर्ती हुई, वो भी सारे लीक हो गए। SI की भर्ती थी, वो भी लीक हो गए और सरकार कहीं जवाबदेही को तय ना हो। क्या युवा नहीं देख रहा इस चीज को? तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में घुसकर सेंध मार रहा है और इसमें अच्छी भागीदारी बन सकता है? नहीं, आम आदमी पार्टी ना बीजेपी पे सेंध मार रहा है ना कांग्रेस पे सेंध मार रहा है। वो इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल पेश कर रहा है। कितनी सीटें आ सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, मैं वो कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी सीटों पे हम लड़ रहे हैं, जब यही तय नहीं है। ये सारे मैटर हैं हाईकमान के, ये मैटर हैं पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के। तो वो कहाँ हैं? सहारनपुर में मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सहारनपुर की बात कर रहे हैं, सहारनपुर में क्या है यहाँ की जो चुनावी रणनीति है? कैसे तैयारी कर रहे हैं आप और कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, कैसे जा रहे हैं लोगों के बीच और क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास 5 विधानसभाएं हैं जिनमें करीब 1921 बूथ हैं और 867 पोलिंग स्टेशन हैं। हर बूथ के ऊपर हमने दरवाजे पर दस्तक 2 बार कर ली है। लगभग 20 लाख वोटर भी होंगे? नहीं, 18,44,000 वोटर है लोकसभा में। पूरे जिले में तो 25 लाख है, लेकिन मेरे लोकसभा में 18,44,000 वोटर है। तो हर दरवाजे पे दस्तक हम 2 बार कर चुके हैं। हमारे पास नुक्कड़ नाटक की टीम है, 3 नुक्कड़ नाटक की टीम जो है डेली 7 से 8 नुक्कड़ नाटक करके 22 से 24 बूथ डेली कवर करते हैं। आम आदमी पार्टी तो विकास के मुद्दों पर बात करती है। दिल्ली में है, क्या उत्तर प्रदेश में भी वही मुद्दा रहेगा? आम आदमी उसी मुद्दे से चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, हम पूरी तरह से आज भी जो है वो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल को ही बोलते हैं। आप किसानों की भी बात करें ना, तो हिंदुस्तान में सबसे जो ऊपर भाव मिल रहा है 391 रुपए गन्ने का, वो पंजाब में मिल रहा है। और पंजाब के गन्ने की रिकवरी यहाँ से 0.25% कम है। 0.2 किलो वहाँ के क्विंटल में चीनी कम मिलती है, जिसका मतलब हो गया कि वहाँ 70-80 रुपए चीनी कम बनती है और 20 रुपए का फर्क है रेट में। तो इसका मतलब यूपी के किसान को पंजाब के किसान के अनुपात में 100 रुपए क्विंटल सरकार कम पैसा देती है। बिल्कुल। तो पंजाब का किसान इसलिए खुश है और दिल्ली का भी किसान इसलिए खुश है। वो गन्ना तो नहीं पैदा करता, लेकिन जो बाकी फसलें, गेहूं, धान वगैरह वो पैदा करता है, उसको वहाँ बोनस भी मिलता है, डायरेक्ट खरीद भी होती है। और अगर उसकी फसल का नुकसान हो जाए तो 50,000 रुपये हेक्टेयर देश में सबसे ज़्यादा जो मुआवजा देती है वो दिल्ली की सरकार देती है। अभी मैं किसानों की बात करूं, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, हम लोग गए थे कवर करने समूह बॉर्डर पर। वहां पर जैसे कि किसानों को, इस देश के किसान हैं, उनको खालिस्तानी उग्रवादी ऐसा बताया जा रहा है, उनके पर आंसू गोली छोड़े जा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। इस पर कहीं ना कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कुछ लोगों का आरोप भी ये लग रहा है आम आदमी पार्टी पर कि सरकार बात नहीं कर रही है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में पहले किया गया था और इस बार भी केंद्र सरकार ने वहां पर जो सुरक्षा लगाई है, इस तरह की सुरक्षा तो हमने चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध भी नहीं की हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार की नीयत तो इतनी गंदी है कि आप अपने देश के सम्मानित नागरिक और अन्नदाता के लिए लंबी लंबी कीलें गाड़ रहे हैं, बॉर्डर वाले वो ब्लेड वाले तार लगा रहे हैं, पुलिस लगा रहे हैं, पैरामिलिट्री लगा रहे हैं। और ये तो हद हो गई कि हम शायद अपने किसी दुश्मन पे ड्रोन से भी गोले नहीं बरसाते, और वहाँ पर जो है किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के बुरी तरह गोले छोड़ रहे हैं। जिस तरह से एक किसान की अभी मौत हुई है, वो बहुत ही दुखदाई है कि पुलिस ने सामने खड़े होकर गोली मारी है। 21 साल का लड़का, 21 साल का था। और वो भी समझ लीजिए 2 बहनों का अकेला भाई है, उसकी माँ नहीं है, दादी ने वो पाला है, और 2 किले जमीन की अपने हक मांगने के लिए वो वहाँ खड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप फिर चाहे उन्हें आतंकवादी कहिए, चाहे खालिस्तानी कहिए, चाहे कुछ कहिए, जब 2013 और 14 में आप मंचों पे खड़े होकर MSP की बात करते थे, जब आप डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात कर सकते हैं, जब 2006 से संसद के पटल पर रखी हुई है, 2006 से वो संसद के पटल पर रखी हुई है, लेकिन आप उसे पढ़ना गवारा नहीं समझते।
क्या करेंगे अब, कहाँ किसान। आप बोल रहे हैं कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जी, ये तो लागू नहीं कर रहे हैं, और वो किसानों को उनके लिए जो है भारत रत्न दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह हो चाहे RLD भी देख लीजिए शामिल हो गई, तो कहीं ना कहीं इस सब बातों को किसान सीरियस क्यों नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है सब जनता? देखिए, जनता के पास एक ही सबसे बड़ा हक है और वो है वोट का। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब दमन होता है तो विरोध होगा ही होगा। और 77 में आपने सुना था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और वो सबसे बड़ी डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव आए तो कश्मीर से कलकत्ता तक जमानत जब्त थी कांग्रेस की, इमरजेंसी की। ठीक है साहब, 78 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, तो आप क्या सोच रहे हैं 24 में जनता ये काम नहीं करेगी? वही इमरजेंसी फिर लगी हुई आपके सामने है, आप बोल नहीं सकते। जिसे चाहे जेल में डाल दीजिए, जिसे चाहे जमानत ना लेने दीजिए। देखिए, सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ाई हुई है, जिस तरह से वार्ता नहीं करे, वरना वार्ता तो हम जो है बॉर्डर पे भी करते हैं, वार्ता तो हम युद्ध के समय भी करते हैं, और आप किसान अन्नदाता से भी इस तरह से हाव भाव करेंगे? नहीं, ये अभी अरविंद केजरीवाल जी को बराबर अभी 6वां सम्मान उनको मिला, सम्मान पे सम्मान दे रही ED, और उनको पेश होने के लिए वो बोल रहे हैं फर्जी तरीके से सम्मान, इस पर क्या विचार है? नहीं, देखिए, आदमी जीता और मरता तो अपने जमीर से। अगर केजरीवाल जी ने 1 पैसे का भी गड़बड़ किया होता, 1 पैसे का कह रहा हूं मैं, तो अब तक वो जेल में होते। लेकिन गैर कानूनी तरीके से आपने, जैसे हमारे और उनको नेताओं को किया हुआ है, चाहे माननीय सत्येंद्र जैन जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह जी हैं, अभी आपने देखा वो बहरूच के विधायक को भी, चेतर बासवा को भी अंदर किया हुआ था। सब बड़े नेताओं को बंद करके क्या इस राजनीति को खत्म करना चाहती है? नहीं, खत्म नहीं कर सकते। देखिए, विचार या बीज कभी खत्म नहीं होता। तो ये जो मॉडल है, जनता का पैसा जनता के लिए देना है, जिसमें कि आप 800 और 8000 करोड़ का जहाज नहीं खरीदते हैं, आप 10 लाख का सूट नहीं पहनते हैं, जिसमें ये सारी चीजें नहीं हैं, और जनता के लिए आप स्कूल बना रहे हैं, जनता के लिए अस्पताल बना रहे हैं। एक आदमी जो बीमार पड़ा हुआ है, एक आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है, अगर उसको आप दिन में 6 यूनिट बिजली दे रहे हैं, तो वो फ्री चीज नहीं है। क्या ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कारगर होगा? 100% होगा साहब, पूरे देश में कारगर होगा। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहें द दस्तक 24।